वर्क एनर्जी थ्योरम परसों चल रहा था, क्या देखे थे लास्ट क्लास में? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़े? उसके पिछले क्लास में पढ़े काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। बट वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़े कि अगर किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज करवाना है तो उसमें भी तुमको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। सिर्फ प्रूफिंग के हिसाब से बात करो तो प्रूफिंग तो होते रहता है, बट कॉन्सेप्ट यही है कि किसी बॉडी कोई चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड पर और वो 10 से अगर 15 मीटर पर सेकंड पर स्पीड उसका बढ़ गया तो जादू से नहीं बढ़ा होगा, उसमें भी वर्क करना पड़ा होगा। परसों आप लोग बोल रहे थे फोर्स करना पड़ा होगा, जो कि डायमेंशनली गलत हो जाएगा। हर चलता हुआ बॉडी है, उसके पास है काइनेटिक एनर्जी। अगर उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है और आप आंसर दे रहे थे कि उसमें फोर्स लगाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है, तो ये डायमेंशनली पॉसिबल नहीं है। किसी का एनर्जी बढ़ाना घटाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? इतना चीज को याद रखना। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर फोर्स दे देते हैं, आप ही नहीं, हमेशा बच्चा बोलता है एनर्जी चेंज हो रहा है तो क्या हुआ होगा? फोर्स। तो गलत हो जाएगा, वर्क ही करना पड़ा होगा। बाकी परसों प्रूफिंग कितना हुआ था? वर्क डन बराबर हाफ m और वी कैन से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस। लेकिन परसों ही आपको बताया गया था कि एनर्जी तो हमेशा अपना फॉर्म चेंज करते रहता है। जरूरी नहीं है कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही हो, वो वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा जब हम लोग पढ़ लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन बराबर चेंज इन केमिकल एनर्जी भी हो जाएगा, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। वो वर्क डन का भी क्या बोलते हैं उसको, ये जो आपका कैपेसिटर 10th में थोड़ा सा पढ़े होंगे, पंखा में जो कंडेंसर लगाया हुआ रहता है, वो वर्क डन बराबर चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी हो सकता है। अभी तक जो आप पढ़े उस हिसाब से वर्क डन बराबर सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, बट वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं कहता है, वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी कहता है। एनर्जी चेंज करवाने के लिए वर्क डन देना पड़ेगा। बाकी इस पे एक दो क्वेश्चन कर रहे थे, एक दो और करते फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो अ पार्टिकल ऑफ मास। इस टॉपिक को आज बढ़ा देंगे आगे फटाफट। अ पार्टिकल ऑफ मास है 0.5 kg travels in a straight line with a velocity v बराबर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ये सब तरफ से इंपॉर्टेंट है। v बराबर 5x की पावर 5/2, 5x की पावर 5/2 फुल स्टॉप। हाउ मच वर्क is done, how much work is done by the net force during displacement from x बराबर 0 to x बराबर 2 मीटर्स। तो उसमें क्या कह रहा है जल्दी बताओ, वेलोसिटी दिया हुआ कितना? इसको मिटा देता हूँ, हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। वेलोसिटी इतना है और क्या करना है? ढकेलना है ऑब्जेक्ट को। कहां से कहां? x बराबर 0 से x बराबर 2। तो पूछ रहा है उसमें कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने दिमाग से बताओ, जैसे एट x बराबर 0 पर v कितना हो जाएगा? इसमें x 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ एक तरह से। x बराबर 0 मतलब वो एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी हो गया। और एट x बराबर 2 पर 5 2 की पावर, सॉल्व भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा 5 into 2 की पावर 5/2, दिस इज मीटर पर सेकेंड। यही हो गया। ओके, तो और मास कितना दिया हुआ? मतलब आधा केजी। वर्क डन बराबर वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लिख सकते हैं? हाफ m, इससे आ जाएगा हाफ m के जगह पर 1/2 v का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करना है, उसका भी स्क्वायर करना है। कितना हो जाएगा? 5 into 2 की पावर 5/2 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर और 2 की पावर 5/2 का स्क्वायर।
ये कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा 25 इंटू 32 माइनस यू 0 है बस, 1/4 इंटू 25 32 एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में भी, 25 गुना 8 200 जूल। इस क्वेश्चन का बस इतना ही आंसर हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन 9th के बुक में भी दिया हुआ था फिजिक्स में, है ना, बाइसाइकिल वाला 9th के क्लास में भी वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन दिया हुआ था। फटाफट कर लो, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग खुद बता रहे 9th क्लास में पढ़े थे, पहले पढ़े वर्क, फिर एनर्जी, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा सीखे, इसके बाद एक्चुअली में टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी है, बट एक टॉपिक 9th में था, थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी आते रहता है, फिजिक्स में भी आते रहता है। हर चलती हुई बॉडी, कोई भी बॉडी चल रहा है तो उसके पास दो चीज होता है, एक तो अभी पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, और पिछले चैप्टर में पढ़े हैं मोमेंटम। कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी पढ़े थे, और इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कोई भी चीज चल रहा है तो उसके पास एक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कब होता है, जब बॉडी जो है वो मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी भी मूविंग बॉडी का प्रॉपर्टी है, मोमेंटम भी मूविंग वाले बॉडी का ही खेल है, प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें जानना पड़ेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब में ही ये टॉपिक काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सारे ही सिलेबस में साइंस में आते रहता है। ठीक है, तो और इसका प्रूफिंग आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी आएगा, और फेमस टॉपिक है दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन, जो लोग मेरे पास 9th पढ़े थे मैं 9th में भी बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। अच्छा, जो लोग पढ़ने में अच्छे उन लोगों को ये बात क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ट्यूशन टीचर लिखवा रहा है तो ये पढ़ना है। सोचने वाली बात है, कोई भी बॉडी मूव करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा और मोमेंटम भी होगा, और मास तो होगा ही। तो क्या कनेक्शन बैठता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, वो हम लोग एक बार याद भी कर लेंगे, और इस पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस नीट स्कूल एग्जाम में आता है उसको कर भी लेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ ही रहे, क्या फॉर्मूला याद हो गया, हाफ mv स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग मैथ्स में भी पढ़े हैं और जानते भी है, दोनों तरफ हम लोग m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना मैथ्स में, है ना, मैं m से मल्टीप्लाई भी किया, m से डिवाइड भी कर दी, क्यों किए, ये जो हाफ है मल्टीप्लाई करने पर वो m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, नीचे m हो गया, ये m v का स्क्वायर हो गया बाई m हो गया। 9 से पढ़ रहे, मास इनटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है, तो m इनटू v, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, v स्क्वायर बाई 2m। दिस इज डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड मास ऑफ अ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक फेमस फॉर्मूला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में इस्तेमाल होता है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। और क्यों ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर मूव करता है तो उसके पास एनर्जी बोलो तो काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे फिजिक्स का क्वांटिटी के बारे में बात करो तो मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की में यही रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक है, इसका प्रूफिंग स्कूल वालों का आएगा, ऐसे रैंडम मत लिख देना, थोड़ा लैंग्वेज बढ़िया से सजा करके लिखना, स्कूल में इसका प्रूफिंग आता है। बाकी जेईई नीट में इससे क्वेश्चन आता है, करके देखेंगे अभी कुछ क्वेश्चन। तो ये मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी वाला कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज से 7, 8, 10 साल पहले तक ये जेईई में नीट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, अब ये सब स्कूल एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मोमेंटम को दुगना किए, काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, अब ये सब स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का। बताओ कैसे होगा, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हमने, क्या था, p स्क्वायर बाई 2m। मास उसको चेंज हो नहीं रहा है, मास वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है, क्या चेंज हो रहा है, तो नया मोमेंटम कितना हो गया, पहले अगर p था तो बाद में कितना हो गया, तो नया काइनेटिक एनर्जी भी कुछ हो जाएगा, k डैश p का स्क्वायर, तो p तो 2p हो गया, यार है सबको ना, आ रहा होगा 2p का स्क्वायर बाई ये 2 थोड़ी चेंज हुआ, मास थोड़ी चेंज हुआ, तो कितना हो गया, दिस इज 4p स्क्वायर बाई 2m। बढ़ा कि घट गया, कितना बड़ा पूछा जाएगा तो k डैश माइनस k, यही इंक्रीज है, बट इंक्रीज का भी क्या निकालना है, इंक्रीज का परसेंटेज 7th क्लास में पढ़े थे, सिर्फ इंक्रीज गुना 100 करने पर थोड़ी परसेंटेज आएगा, इंक्रीज बाय ओरिजिनल इंटू 100 करेंगे तब परसेंटेज आएगा। तो 4p स्क्वायर बाई 2m
माइनस पी स्क्वायर बाई 2m, ओरिजिनल में भी था पी स्क्वायर बाई 2m इंटू 100। हाँ तो कितना हो गया ये 4p स्क्वायर 3p स्क्वायर बाई 2m सब कट गया, सब देख लो करके 3p स्क्वायर आ रहा ना ऊपर बाई 2m, नीचे p स्क्वायर बाई 2m इंटू 100। इससे ये दिस इज 300% इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज नहीं इंक्रीज परसेंटेज, 300% काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मोमेंटम को क्या किया दुगना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ कितना गया तो 300% बढ़ गया। ठीक है, इसको फटाफट कर लो। पिछला क्वेश्चन का ठीक उल्टा है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया गया 300%, 300% मतलब तिगुना, काइनेटिक एनर्जी को 3 गुना बढ़ाया गया है और बढ़ाया गया है। तो बताओ मोमेंटम कितना बढ़ गया, ये बताना आसान सा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नया वाला काइनेटिक एनर्जी कितना है 300% और इंक्रीज किया गया, इसका मतलब पहले से तो के था ही प्लस और 300% मतलब चौगुना किया गया एक्चुअली में। यार समझ में, यही कुछ बच्चे लोग तिगुना कर देते हैं, गलत आंसर हो जाता है। इंक्रीज बाय 300% मतलब 3 गुना और बढ़ाया गया, 3 गुना नहीं, पहले तो पहला है ही और 3 गुना मतलब 4 टाइम्स हो गया एक्चुअली। तो नया वाला काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गया। तो अब नया वाला काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, नया वाला मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m होगा ना। तो नया वाला काइनेटिक एनर्जी कितना 4k, गलत हो गया क्या, ओ सॉरी, k बराबर p स्क्वायर बाई 2m, हाँ सॉरी काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m। तो दिस 4k बराबर, अब बताओ p डैश का स्क्वायर बाई 2m है ना। तो कितना हो गया भाई, तो p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ऐसे तोड़ तोड़ के करते हैं 8 4k इंटू 2m हुआ ना, तो 8km बता रहे हो नहीं 8km। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2mk इंटू 4 ऐसे भी लिख सकते हो ना। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि 2mk क्या था, ये देखो 2mk क्या था एक्चुअली वाला p स्क्वायर इंटू 4 था। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग नहीं स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, इसका 4 का, तो मोमेंटम कितना हो गया 2 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स की है, मोमेंटम कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स। इंक्रीज कितना किया, तो p डैश माइनस p, परसेंटेज कैसे निकालोगे बाई p इंटू 100, या सीधा भी कर सकते हो p से 2p हो गया, कितना बड़ा हुआ दुगना, कितना बड़ा, तो 100% बढ़ गया, सीधा भी लिख सकते हो, फॉर्मूला से भी आ जाएगा। 2p माइनस p बाई p इंटू 100, so this will be, oh sorry, 100% मोमेंटम इंक्रीज। इस तरह से बनाना है, ये सब छोटा मोटा क्वेश्चन है, बट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन का काम आपको थ्रू आउट 11th में 12th में मैथ्स में फिजिक्स में केमिस्ट्री में तीनों पेपर में पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन कहीं भी उठ के आ जाता है, जो चैप्टर आप सोच भी नहीं रहे हैं कि इसमें हो सकता है, उसमें इस्तेमाल है इस फॉर्मूला का। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स और उसमें पड़ जाएगा इसका इस्तेमाल। आप पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है ऑर्बिट पे, उसमें पड़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बाई 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इज अ फेमस फिजिकल फॉर्मूला दैट इज यूज्ड इन काइनेटिक्स, डायनामिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब तरफ से इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो नोट करके रखो, चैप्टर को आगे ले चलते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में दूसरा नंबर पोटेंशियल एनर्जी। कुछ याद होगा, कुछ बताओ क्या क्या याद है पोटेंशियल एनर्जी। एमजीएच तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मत बताओ, फॉर्मूला तो वैसे में भी मत बताओ, क्योंकि जो लोग क्लास 9 में ईमानदारी से पढ़े होंगे, एमजीएच तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तक नहीं है, वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का है, 9 पे बताएगा। पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला तक नहीं है एमजीएच। फॉर्मूला व्हाट यू आर सेइंग एमजीएच इज रॉन्ग, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एमजीएच। 9th का बुक में बोलोगे लिखा हुआ, 9th में भी नहीं दिया हुआ। जिस भी बुक में से पढ़े हो एमजीएच, वो साफ साफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला है एमजीएच।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी किताब में नहीं लिखा हुआ mgh है। तो आप फॉर्मूला मत बताइए, मीनिंग बताइए पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पर फिर गलती कर रहे हैं, थोड़ा भूल गए, मैं बता देता हूं, उतना टाइम नहीं है। हाइट पर फिर आप लोग गलत जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग 8th और 9th और 10th क्लास में ये पढ़े हैं, कभी भी किसी बॉडी का कन्फ्यूगरेशन, शेप, साइज, पोजीशन चेंज करने के वजह से उसमें जो एनर्जी डेवलप होता है, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये क्लास 9th में आप लोगों को 8th में भी पढ़ाया गया है। जैसे कि एक स्टोन है, उसका क्या चेंज कर दिया पोजीशन, यहाँ जमीन पर है, कहाँ उठा के रख दिए, ऊपर, उसके पास उसका क्या चेंज किया तुमने, हाइट, पोजीशन चेंज किया, तो उसके पास एक एनर्जी डेवलप हो गया। दैट एनर्जी इज आवर टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बोलोगे हाइट वाला तो आ गया सर, आप बोल रहे थे हाइट वाला नहीं आएगा। मैं ऐसा कहाँ बोला हाइट वाला नहीं आएगा, मैं बोला हाइट वाला है, बट वो केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। 8th 7th के बुक में आप लोग पढ़े तीर धनुष, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये बॉडी है, उसमें क्या करते हो, तीर चला समय, उसका क्या चेंज करते हैं, उसका पोजीशन चेंज करते हैं। तो वहां पर भी जो एनर्जी डेवलप कर रहा है, दैट इज अगेन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है। अभी कुछ लोग फॉर्मूला बता रहे थे mgh, अब दिमाग में आ गया होगा, इसमें थोड़ी लगेगा mgh। ठीक है, स्प्रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा स्प्रिंग है, उसको ऐसे खींच सकते हैं, उस पर भी कौन सा एनर्जी, शेप चेंज हो रहा है, उसमें भी कौन सा, इसमें थोड़ी mgh लगेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। पेंडुलम आपके घर में होगा या फिर देखे होंगे, पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम जैसे अपने एक जगह पर है, वहां से वो क्या होता है, खुद ही ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, उसका क्या चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन जो है, वहां पर कौन सा एनर्जी है, वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा एनर्जी जो कि बॉडी का शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के वजह से डेवलप हो जाए, ऐसे एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। याद रहेगा। अच्छा, ऐसा 8th 9th में बताया गया था। 11th में थोड़ा सा अंतर है डेफिनेशन में, 11th में थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से सुनना। अभी तक 11th में आते आते हम लोग कुछ फील्ड्स के बारे में पढ़ कर आए हैं। 10th क्लास में फॉर एग्जांपल आप लोग 2 फील्ड के बारे में पढ़े थे, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक था मैग्नेटिक फील्ड। 9th में एक्चुअली में था ग्रेविटेशनल फील्ड, और अभी 11th में फिर इस चैप्टर के आगे वही पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। बट थोड़ा सा सबको मालूम होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। क्या होता है, जैसे मेरे तुम्हारे बीच में अभी कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स 9th क्लास में पढ़े थे। पूरा यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडी हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, कौन सा फोर्स है, मतलब मेरे तुम्हारे बीच में भी क्या है, हम दोनों किस में हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। अब जैसे ही मेरा या फिर तुम्हारा पोजीशन चेंज होगा, तो क्या हुआ, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तुम बॉडी का क्या चेंज कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो। ऐसे केस में जो एनर्जी बनता है, उसी एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऐसे एनर्जी को ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। 10th क्लास में थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, 12th में फिर पढ़ोगे, बट 10th में थोड़ा पढ़े हो। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 9th 10th में पढ़े थे। फील्ड कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब 2 बॉडी ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव का, वो किस में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब क्या चेंज कर रहे हो, इस पॉजिटिव को इधर ले आए, निगेटिव को खुद से नजदीक ले आए, तो क्या चेंज हो रहा है, उस फील्ड के अंदर बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है। वहां पर भी जो एनर्जी बनेगा, दैट इज अगेन पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप लोग थोड़ा सा 10th क्लास में पढ़े हैं। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल रिपेल करता है। फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स, किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब ये नॉर्थ साउथ करिए रहता है अट्रैक्शन, तुम हाथ से ले जाके दूर लेके चले गए, क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पोजीशन, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो, जो एनर्जी बनेगा दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। केवल इस चैप्टर का बात करें, द चैप्टर विच वी आर स्टडिंग, इसमें अभी जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग स्पेसिफिकली अभी जस्ट आज के क्लास में लेक्चर 5 में जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग एक खास तरह का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, जिसको कि आप लोग 9th क्लास से mgh बोलते हैं। दैट इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे एक स्टोन है और एक पत्थर है, दोनों के बीच में क्या है, आज के बाद जैसे 9th क्लास तक सीधा बोल देते थे पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर ऊपर, अब ऐसा नहीं। अब आपको बताना है, एक पत्थर है और स्टोन है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में लेके स्टोन को ऊपर लेकर के चले जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में 2 बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता, वो तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, बॉडी का इधर उधर ले जा रहे हो।
वहां पर जो एनर्जी बनेगा दैट इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि हम लोग 9th 10th में बड़ा फेमस फॉर्मूला उसका पढ़े mgh, दैट इज एक्चुअली में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के बाद एटलीस्ट आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh नहीं बताएंगे। मेंस एडवांस नीट निकले नहीं निकले वो तो आपका करियर पर डिपेंड करेगा, बट आज के बाद आप लोग कम से कम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh नहीं बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता ही नहीं है mgh। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला माना जा सकता है, जो कि आप बता रहे थे अभी mgh। याद रहेगा? फिर से क्या क्या बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, और भी कई तरह के फील्ड हो सकते हैं, उस फील्ड के अंदर अगर सिस्टम के अंदर मटेरियल्स का पोजीशन, शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसमें एक एनर्जी बनेगा। बिना एनर्जी के नहीं चेंज हो सकता शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन। जादू से चेंज हो नहीं सकता। जादू से भी हो रहा होता तो जादू भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता, ठीक है। एंड दैट विल बी टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और पहले पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे, बट आज के क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं, वी विल बी मोर डिस्कसिंग अबाउट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, mgh, जिसका आप लोग फॉर्मूला याद कर आए हैं। एक्चुअली में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। तो लिखो, डेफिनेशन लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी का क्या डेफिनेशन है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, 9th 8th में केवल हाइट बोल देते थे, बट अभी क्या बोला जा रहा है? ऑफ इट्स पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन इन सम फील्ड्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में जो बॉडी का सिस्टम है उसका शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से जो एनर्जी है दैट इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। कई तरह का पोटेंशियल एनर्जी 9th क्लास तक, आज के क्लास के पहले तक आप लोग एक ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर आए थे mgh। 12th क्लास के एंड तक आपको 13 अलग अलग फॉर्मूला याद करना है पोटेंशियल एनर्जी का। 13 डिफरेंट फॉर्मूला लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। 4-5 तो 9th क्लास में, 11th क्लास में आ जाएगा, बाकी 12th क्लास में। तो mgh से आगे बढ़ो। mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, वो एक खास तरह का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो भी उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है। दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कहते हैं, जो कि हम लोग पढ़ने ही वाले हैं इस चैप्टर में। बाकी 2 तरह का पोटेंशियल एनर्जी आपको जानना है। एक तो अभी बात हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल नाम से ही पता चल रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या करोगे, सरफेस ऑफ अर्थ के साथ तुम्हारे बॉडी का एक पोजीशन है, उस पोजीशन को तुम चेंज करोगे तब जो एनर्जी आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही फेमस है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के नाम से, जो mgh आप लोग याद करके आते हैं। दूसरा तो नाम से ही पता चला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी से मतलब नहीं, ऐसे खींच खांच वाला जो होगा स्प्रिंग के केस में, पेंडुलम के केस में, और भी बहुत सारा पढ़ना है आपको। जैसे मैं अभी ऊपर से बताऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। बट 2 तरह का पोटेंशियल एनर्जी, 2 तरह का, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से बॉडी का पोजीशन आगे पीछे ऊपर नीचे करोगे तब एक खास तरह का पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फेमसली टर्म्ड एज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के नाम से ही अभी आ जाएगा। उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। आज के बाद एटलीस्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh कोई नहीं बोलेगा, वो 9th 8th के बच्चे बोलते हैं, ठीक है। खास तरह का पोटेंशियल एनर्जी शुरू करेंगे ऐसा, जो कि आप लोग 9th में पढ़ कर आए हैं, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के विपरीत में जाकर के वर्क डन करना। किस केस में होता है? मेरे ख्याल से आप लोग में से बहुत लोगों को मालूम है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ है, मान लो m है। कितना मास है? m है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है a और इसका मास कितना है? m। इसका वेट किस तरफ लगेगा? कितना? mg तो नीचे की तरफ है। तुमको उसको उठा करके ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेकर के चलना है। तो जो लोग लगातार क्लास कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर का,
ऊपर ले जाने वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? पहले वो फोर्स देखा जाता है जिससे नीचे गिर रहा हो, उतना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन आता है। ये आप लोग सीखे हैं, नहीं सीखे तो पूछेगा थोड़ी ये वीडियो अगर क्लियर नहीं है तो। इसमें जो मेरे को जो फोर्स देना है उसका डायरेक्शन किस तरफ होना है? वो ऊपर की तरफ होना है, और इसको यहाँ से कहाँ पहुंचा देना है? इस ब्लॉक को मेरे को यहाँ पर पहुंचा देना, ठीक है। मास वही m है, इसी को यहाँ से उठा करके यहाँ लेके गए। हाइट कितना है? h है। इसको क्यों कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि जब ये ब्लॉक यहाँ पर था तब अर्थ के साथ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और था। अब जैसे ही ये यहाँ से उठ के इधर चला गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही एनर्जी को ही हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, और अभी तो इसको कह ही रहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से यहां किए, फ्रॉम P टू Q अगर बात करें तो फ्रॉम P टू Q वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन हमने पढ़ा है लगातार इस चैप्टर में, दैट इज F डॉट। दोनों के लिए फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं? मेरा वाला फोर्स बताना है, और डिस्प्लेसमेंट किधर करना है? दोनों के बीच में कितने का एंगल होना है? cos 0 की वैल्यू ये F इंटू एच ही हो गया। F कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना है? और इसी अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन और 2 दिन से और 8th क्लास से पढ़ा। एनर्जी निकालने का कोई तरीका नहीं होता, वर्क ही निकाला जाता है। एक बार वर्क देखे, वो मोशन करवा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी बता दी। इस वर्क डन के वजह से क्या हो रहा है? बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो इसी वर्क डन को क्या कह लेंगे? इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह लेंगे। किसी भी क्लास में 9-10 से कोई मतलब ही नहीं है, एनर्जी निकालने का कोई तरीका नहीं, इसीलिए तो डेफिनेशन लिखवाया गया परसों, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। पहले वर्क देखो कितना कर रहे हो, फिर देखो वो कौन सा वर्क हो रहा है। अगर उस वर्क से मोशन आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, उस वर्क से बॉडी का किसी फील्ड में पोजीशन चेंज हो रहा है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और भी बहुत सारे तरह का वर्क डन हमें 11th-12th में पढ़ना है। केमिस्ट्री में तो शायद कुछ केमिकल एनर्जी वगैरह आ गया है कि अभी नहीं आया है, 7th-8th में तो सीखे ही हो केमिकल एनर्जी। केमिकल केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है तो उसमें केमिकल एनर्जी है। पंखा में जो कंडेंसर लगाया हुआ रहता है, आप लोग देखे हैं पंखे में कंडेंसर, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। जैसे ही पंखा को ऑन करेंगे पंखा आपको घूमने लगेगा। बोलने का मतलब है ऐसा कई तरह का पोटेंशियल एनर्जी आपको 11th-12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। स्प्रिंग को खींचेंगे थोड़ी mgh फॉर्मूला आएगा, कुछ और आएगा उसमें, ठीक। तो फिलहाल दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। इस वजह से इसको एक टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो कह ही सकते हैं, बट सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला नहीं होगा। दिस इज वर्क डन अगेंस्ट, दिस इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आप गलत फॉर्मूला बताए पोटेंशियल एनर्जी का, mgh गलत तो नहीं बोल रहा, बट वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज mgh, इट इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो है भाई, मना नहीं कर रहा हूं, ये है एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी तो है। और आज के बाद पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम लोग U से डिनोट करेंगे, कैपिटल U से। पोटेंशियल एनर्जी P से नहीं होगा, U से करेंगे, और बहुत बार आएगा ये वर्ड, ठीक है। इसको नोट करके रखो पहले। तो क्वेश्चन आप लोग बनाइए, जेईई मेंस 2016 का है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इट्स अ फेमस क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पर्सन है, इज ट्राइंग टू लूज वेट, अपना वजन कम करने का ट्राई कर रहा है। कैसे? बाय बर्निंग फैट्स। कैसे? बाय लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg। एक मास है 10 kg का, उसको ऊपर लिफ्ट कर रहा है। कितना ऊपर? कितने बार? 1000 बार। ऐसा कर करके वो क्या सोच रहा है कि मेरे बॉडी का फैट लूज हो जाए। अब आगे बता रहा है कि जैसे ही एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम ही लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। ऐसे ऊपर उठा करके पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, जैसे ही नीचे किया तो वो एनर्जी लॉस हो गया। जिस समय लॉस होगा उस समय फैट बर्न होगा,
और फैट बर्न होने से उसका बॉडी का वेट कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म्स वगैरह भी है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। हाउ मच फैट विल ही यूज अप, कितना फैट वो खत्म कर लेगा, कंसिडरिंग द वर्क डन ओनली व्हेन वेट इज लिफ्टेड अप। सिर्फ यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, वेट लिफ्ट अप वाला ही कॉन्सेप्ट लगाने का, ठीक है। मतलब बॉडी का नस वस में जो एनर्जी लॉसेस है और जो बायोलॉजिकल टर्म्स इन्वॉल्व है वो सबको क्वेश्चन में नहीं लाने का, ठीक। आगे क्या आप थोड़ा सा बायोलॉजिकल फैक्ट है, बोल रहा है जो फैट होता है वो सप्लाई करता है कितना, हर केजी पर 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल। हर 1 केजी फैट के साथ, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जो बोल लो, हर 1 केजी फैट के साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल। बट क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म में बॉडी के अंदर और भी चीजें इन्वॉल्व है, तो बोल रहा है ऐसा होता है बट वो सिर्फ 20% एफिशिएंसी से ही होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर केजी पर तुम 3.8 इंटू 10 का पावर 7 जूल एनर्जी जला लोगे। सिर्फ 1 केजी पर 3.8 इंटू 10 का पावर 7 जूल होता, बट ये मैकेनिज्म सिर्फ 20% ही काम करता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बताओ कि कितना बॉडी ने फैट लॉस किया, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी। तो पहले वेट मास को लेके ऊपर नीचे कर रहे थे, तो कौन सा एनर्जी एसोसिएटेड हो गया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी, यू कैन से वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा अभी आपने, कितना पढ़ा, mgh। m कितना था, जी बोला है 9.8, थोड़ा प्रॉब्लम है, बोला है 9.8 देने, तो अभी लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। h बताया हुआ था 1 मीटर, बट ऐसा एक बार का नहीं है, 1000 बार करना है। 98,000, अच्छा, मतलब चलो ठीक है, बाद में देखते हैं कितना हो गया, 9.8 इंटू 10 की पावर 4 जूल्स। दिस इज इक्वेशन नंबर ए या 1 जो भी, मतलब इतना काम तो तुम कर ही लिए हो। इतना काम करने का वजह से क्या क्या लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है मालूम नहीं, यही निकालना है। लेट m बी द मास ऑफ क्या, फैट लॉस्ट, ठीक है। अब एनर्जी एसोसिएटेड विथ फैट लॉस, एनर्जी एसोसिएटेड विथ फैट लॉस, बताओ कितना। देखो क्या कह रहा है, हर एक केजी पर 3.8 इंटू 10 का पावर 7 जूल होता है। हम कितना लॉस किए हैं, m केजी लॉस किए हैं, तो कितना एनर्जी लॉस होगा, m इंटू 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल्स। यार है समझ में क्या बोला, क्वेश्चन में लिखा हुआ हर केजी फैट जलता है, तो 3.8 इंटू 7 की 10 की पावर 7 जूल का काम पड़ता है 1 केजी फैट जलाने के लिए। हम कितना जलाए हैं, m, तो कितना एनर्जी जलेगा, 3m इंटू 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल। सारे समझ में। बट क्वेश्चन में लिखा होता है ये मैकेनिज्म काम नहीं करता 100%, ये मैकेनिज्म इसका सिर्फ 20% तक काम करता है, ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर बी। ये समझ में आ रहा है। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे। क्यों, ये वाला ऐसे ऊपर नीचे करने के वजह से एनर्जी इतना बनाए हैं और लॉस किए हैं, और लॉस करने पर मेरा फैट का लॉस हुआ है। कितना फैट का लॉस हुआ है वो तुमसे पूछ रहा है, और क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि सिर्फ ऊपर नीचे करते समय का ही फैट लॉस कंसीडर करना है। तो ये दोनों एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो डाउट फिर से बताऊं, इसके बाद तो सिर्फ सॉल्व करने की बात है। सॉल्व करना उतना कोई बड़ा बात तो है नहीं। 9.8 इंटू 10 की पावर 4 बराबर m इंटू 20% को 1/5 लिख लेते हैं, है ना। तो इससे m बराबर कितना हो गया, दिस इज 9.8 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 5 बाई इंटू, अब बताओ 3.8 इंटू 5 ये 49 होता है, इंटू 10 की पावर दिस विल बी -3, ठीक है। अब इस पर थोड़ा गेस भी कर सकते हो। 4 और 4.9, 4 और 48 कितने बार में होता है, 4 और 48 12 बार में। तो 4 और 49 है, तो 12 से थोड़ा ज्यादा
4 भी नहीं है, 3.8 है, 12.5 से थोड़ा ज्यादा। कैलकुलेट भी कर सकते हो, उतना बहस करने से कैलकुलेट भी कर सकते हो। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 12.89 ही आएगा ऑप्शन के हिसाब से, इंटू 10 की पावर -3 kg। मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 10 kg मास को 1 मीटर हाइट पर 1000 बार अप डाउन करोगे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तुम 12.89 इंटू 10 की पावर -3 kg ऑफ फैट जो तुम्हारा बॉडी में है वो डिस्ट्रॉय बर्न कर सकते हो इस क्वेश्चन के हिसाब से। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन मेंस, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द फेमस क्वेश्चंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। इतना समझ लो कि 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ mgh, 11th क्लास में ऐसा नहीं कि mgh दिया हुआ तुम कैलकुलेट कर लो, क्वेश्चन तो इसी रेंज में तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगले क्लास में इस्तेमाल शुरू करेंगे। तब तक आप लोग पीछे का रिवाइज भी कर लो और नोट्स कॉपी भी अपना अपना बना लो। दोनों को इक्वेट कैसे किया वो बताइए। क्योंकि जैसे ऊपर नीचे कर रहे थे तो उसमें कौन सा एनर्जी डेवलप हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे रखने पर वो एनर्जी लॉस कर रहे थे। गेन क्या किए, लॉस भी किए पोटेंशियल एनर्जी, जो गेन कर किए वही लॉस किए, बट लॉस किस फॉर्म में किए, फैट जला करके। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे करने पर जो एनर्जी लॉस होता है वही फैट लॉस है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि उतना ही तुमको कंसीडर करना है फैट लॉस करने में, तो वही एनर्जी जो तुम गेन किए थे ऐसे लॉस किए उतना ही फैट लॉस के एनर्जी के बराबर है, इसीलिए दोनों एनर्जी को इक्वेट किए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, और ये मैकेनिज्म 100% काम करता नहीं, 20% काम करता है, इसीलिए इसको गुना 20% कर दी। ठीक, तो मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।